वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निसार सर। जैसा कि हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का बेस पे देख रहे हैं, थ्योरम की दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो थ्योरम के बेस पे अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने त्रिभुज का जो प्रकार है उसको देखा हम लोग कि कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज के आधार पर भुजा के आधार पर किस प्रकार के होते हैं। अब हम लोग समरूप त्रिभुज के बेस पे इस चीज़ को देखने वाले हैं। अभी समरूप त्रिभुज के बेस पे हम इस चीज़ को देखने वाले हैं कि इसका जो नियम होता है, समानुपातिक नियम क्या क्या होता है, इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो समानुपातिक नियम को देखते हैं भाई। समानुपातिक नियम, समानुपातिक नियम, इस चीज़ को देखते हैं भाई। समानुपातिक नियम, समानुपातिक नियम को हम लोग देखते हैं यहाँ से। चलिए वन बाय वन करके इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। समानुपातिक नियम को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कोण कोण भुजा के रूप में, फिर भुजा 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 के रूप में, फिर कोण भुजा कोण के रूप में देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं साइड 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 के बेस पे देखते हैं। तो पहला हमारा आता है साइड 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 के बेस पे आता है। पहला हमारा आता है भुजा भुजा और भुजा के बेस पे आता है। पहला हमारा भुजा 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 के बेस पे आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड 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 या ट्रिपल एस, इसको बोला जाता है 1 2 3। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर ट्रायंगल के बेस पे लेते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के अंतर्गत तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, जिसमें क्या होता है, शीर्ष का अटैचमेंट भुजा के साथ होता है, भुजा का अटैचमेंट शीर्ष के साथ होता है, और भुजा और शीर्ष दोनों का अटैचमेंट आप लोगों का एंगल की दृष्टि से होता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों का एक्यूट एंगल, जिसको हम लोग न्यून कोण की दृष्टि से देखें, और एब्ट्यूस एंगल हम लोग अधिक कोण की दृष्टि से देखें, और राइट एंगल सम कोण की दृष्टि से देखें। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों का जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है वो आप लोग को न्यून कोण के अंतर्गत आता है, और जो 90 अंश केवल 90 अंश होता है वो आप लोगों का सम कोण के अंतर्गत आता है। जबकि 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम वो आप लोगों का अधिक कोण की दृष्टि से आता है। और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आता है, और जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वह आपका समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आता है। जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है वह आप लोगों की विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आता है। इसको हम लोगों ने भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर दोनों का एनालिसिस किए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि समरूप त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग पहला भुजा भुजा कोई त्रिभुज है, मान लेते दो त्रिभुजों का यहाँ पर देखिए दो त्रिभुजों का जैसे यहाँ पर है, पहला है P है, दूसरा है Q है, तीसरा है R है। एक और त्रिभुज है भाई, पहला है A है, दूसरा है B है, तीसरा है आप लोगों का C है। तो दो त्रिभुजों का तीनों भुजा पहले त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो, पहले त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो वह त्रिभुज के भुजा सर्वांग समता प्रमेय के अंतर्गत आता है। भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय के आधार पर आता है, सर्वसमता प्रमेय के आधार पर आता है। यह सर्वांग भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय कहलाता है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, मतलब साइड 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 भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय के आधार पर बोल सकते हैं। सर्वांग समता किसको बोलते हैं, अगर कोई एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर है तो वह सर्वांग समता कहलाता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ के बेस से हम लोग ये चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये देखिए तीनों इक्वल है भाई। यहाँ से पी क्यू इक्वल टू ए बी, क्यू आर इक्वल टू बी सी और पी आर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो दो त्रिभुजों का तीनों भुजा पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ साइड के बेस पे इक्वल है भाई, साइड के बेस पे इक्वल है। इसमें एंगल का अटैचमेंट किसी प्रकार का नहीं है, ओनली साइड के बेस पे है। ठीक है? भुजा के बेस पे है, और जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं उसी
उसी को हम लोग भुजा बोलते हैं। और जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष। इसको मैं प्रीवियस वीडियो के अंतराल में आप लोगों को अच्छे से डील करके बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लोग भुजा भुजा एस 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 के बेस पे देख रहे हैं, साइड 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 के बेस पे देख रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों किस तरीके से सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी सी के बेस पे। किस एंगल के बेस पे भाई, तो भुजा 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 के बेस पे ये आप लोगों का इक्वल होगा, क्लियर। इसका जो सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट के रूप में है। इसका जो सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं वो साइड एंगल के बेस पे हो जाएगा। तो इसका सेकंड को हम लोग देखते हैं भाई इस तरीके से। चलिए एक और है भुजा कोण भुजा के बेस पे देखते हैं। चलिए इस चीज को भुजा कोण भुजा के बेस पे। जो दूसरा होता है वो है आप लोगों का भुजा कोण भुजा के बेस पे, मतलब साइड ए साइड, साइड एंगल साइड, इसको बोला जाता है साइड एंगल साइड। क्या बोला जाता है, साइड एंगल साइड। तो चलिए इस सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार, इस सर्वांग समता, इस सर्वांग समता, इस सर्वांग समता, इस सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार, इस सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, इस सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार किसी एक त्रिभुज की, किसी एक त्रिभुज की, किसी एक त्रिभुज की, किसी एक त्रिभुज की, किसी एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण, दो भुजा, दो भुजा व एक कोण, दो भुजा व एक कोण दूसरे त्रिभुज के, दूसरे त्रिभुज के, देखिए दूसरे त्रिभुज के, दूसरे त्रिभुज के, दूसरे त्रिभुज के, दूसरे त्रिभुज के, देखिए भुजा कोण भुजा के माध्यम से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि इस सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार किसी एक त्रिभुज की दो भुजा व एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण के बराबर हो, दो भुजा व एक कोण के बराबर हो, 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 तो वह भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय कहलाता है। तो वह भुजा, भुजा कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग समता, ये देखिए, तो वह भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायग्राम के बेस पे समझते हैं भाई। डायग्राम के बेसिस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इस सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार किसी एक त्रिभुज की दो भुजा व एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण के बराबर हो, तो वह भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। जैसे डायग्राम के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। यहाँ से देखिए, मान लेते हैं कि सपोज फर्स्ट ट्राइंगल है आप लोगों का, ये फर्स्ट ट्राइंगल है और ये आप लोगों का सेकंड ट्राइंगल है। इस तरीके से देखिए, ये आप लोगों का सेकंड ट्राइंगल है, ये आप लोगों का सेकंड ट्राइंगल है, क्लियर। चलिए ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये आप लोगों का सेकंड ट्राइंगल है, क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं भाई, देखिए डेफिनेशन के थ्रू से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार, इस सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार किसी एक त्रिभुज की दो भुजा, किसी एक त्रिभुज की दो भुजा व एक कोण, ठीक है। मान लेते हैं कि इस एंगल की बात करते हैं हम लोग, इस एंगल की बात करते हैं, इसमें ए है, ये इसमें बी है, ये इसमें सी है, और इस एंगल की बात करते हैं और ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है। जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर के बेस पे है, ये भी 4 सेंटीमीटर के बेस पे है, ये आप लोगों के 50 डिग्री के बेस पे है, एंगल के बेस पे। मान लेते हैं कि यहाँ पर भी ये आपका पी है, ये क्यू है, ये आप लोगों का क्या है आर है, ठीक है। यहाँ पर ये भी आप लोगों का क्या है 50 डिग्री के बेस पे है, ये भी आप लोगों का क्या है 4 सेंटीमीटर है, और मान लेते हैं कि ये भी आप लोगों का क्या है 4 सेंटीमीटर के बेस पे है, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग क्या मान सकते हैं कि ए बी मतलब एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री, और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा ए सी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा पी क्यू के बेस पे हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दो साइड और एक एंगल क्या हैं इक्वल हैं,
क्लियर। तो ये आप लोगों के किस बेस पे आ जाएगा, साइड एंगल साइड के बेस पे आ जाएगा। ये आप लोगों के साइड एंगल साइड के बेस पे आ जाएगा भाई, ये आप लोगों के साइड एंगल साइड के बेस पे आ जाएगा। तो इस सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार किसी एक त्रिभुज की दो भुजा व एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण के बराबर हो तो वह भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार कहलाता है। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार ये कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला साइड एंगल साइड के बेस पे देखें। पहला जो हमारा प्रमेय था वो आप लोगों का साइड के बेस पे था। दूसरा हमारा किसके बेस पे था, देखिए साइड एंगल, दूसरा हमारा था साइड एंगल साइड के बेस पे है ये। तीसरा हम लोग देखेंगे एंगल साइड एंगल के बेस पे देखेंगे, एंगल साइड के बेस पे देखेंगे। क्लियर, एंगल साइड के बेस पे देखेंगे इस चीज़ को, थर्ड को। तो सेकंड हमारा भुजा कोण भुजा के प्रमेय के अंतर्गत आता है। इस सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार किसी एक त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण के बराबर हो तो वह भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के अंतर्गत आता है, जिसमें दो भुजा और एक कोण बराबर होता है दूसरे त्रिभुज के साथ। मान लेते हैं कि चित्र आकृति 1 है, आप लोगों का चित्र क्रमांक 1 है और ये मान लेते हैं कि चित्र क्रमांक क्या है आप लोगों का 2। इस तरीके से आप लोगों के बुक में बताया रहता है भाई। ठीक है, तो चलिए ये भुजा कोण भुजा के बेस पे आ गया। अब थर्ड हम लोग देखते हैं एंगल साइड के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को। थर्ड हमारा क्या है, एंगल साइड के बेस पे देखते हैं, कोण भुजा के बेस पे देखते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर को हम लोग देखते हैं समानुपातिक नियम को, समानुपातिक सर्वांग समता नियम इसको बोलते हैं, सर्वांग समता नियम। क्या नियम बोलते हैं, सर्वांग समता नियम। इस चीज़ को बोला जाता है सर्वांग समता नियम। तो पहला देखते हैं भाई, पहला देखते हैं एंगल साइड के बेस पे है। पहला क्या हो जाएगा, एंगल साइड के बेस पे, एंगल साइड के बेस पे हो जाएगा कोण भुजा, कोण भुजा, कोण भुजा की दृष्टि से आ जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हैं, चलिए कोण भुजा की दृष्टि से आएगा तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, 1 बाय 1 करके इस चीज़ को देखते हैं, एक एक करके हम इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए किसी त्रिभुज के, यहाँ से देखिए किसी त्रिभुज के यहाँ से देखिए किसी त्रिभुज के, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नाम से स्पष्ट है भाई, ये किससे स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। किसी त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा, दो कोण व एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के देखते रहिए, दूसरे त्रिभुज के किसी त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के देखिए, क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा के बराबर हो, दो कोण व एक भुजा के बराबर हो, दो कोण व एक भुजा के बराबर हो तो वह कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय कहलाता है। तो वह कोण भुजा सर्वांग समता कहलाता है, सर्वांग समता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा के बराबर हो तो वह कोण भुजा सर्वांग समता कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा के बराबर हो तो वह कोण भुजा सर्वांग समता कहलाता है। मतलब नाम से स्पष्ट है, कोण है मतलब दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होगा, एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर होगा। ठीक है, मतलब एंगल साइड के बेस पे देख रहे थे। जैसे कि हम लोग फर्स्ट थ्योरम को किसके बेस पे देखे थे, साइड के बेस पे देखे थे, मतलब भुजा के बेस पे देखे थे। दूसरा को हम लोग साइड एंगल साइड के बेस पे देखे थे, मतलब भुजा कोण भुजा के बेस पे देखे थे। थर्ड चीज को हम लोग देख रहे हैं एंगल साइड के बेस पे देख रहे हैं, मतलब कोण भुजा के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग भी डायग्राम के बेसिस पर इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ से जैसे कि डायग्राम के थ्रू से हम लोग एंगल के साइड के बेस पे इस तरीके से ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए एक और इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से है भाई। देखिए
क्लियर। तो चूंकि यहाँ पर एक चीज़ को बोला जा रहा है भाई, सर्वांग समता में मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि किसी त्रिभुज के दो कोण, यहाँ पर देखिए फोकस यहाँ पर करना है भाई, दो कोण एक भुजा, यहाँ पर भी दो कोण है भाई और एक भुजा है भाई, आपको कहीं नहीं जाना है, बस इतने के बीच में ही रहना है भाई। क्लियर। तो किसी त्रिभुज के दो कोण प्लस एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा के बराबर हो तो वह कोण कोण भुजा सर्वांग समता कहलाता है। कोण कोण भुजा सर्वांग समता कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर है ये एंगल और मान लेते हैं कि ये साइड है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये ए है एंगल है, ये बी एंगल है, ये सी है, और यहाँ से यहाँ पर भी देख लेते हैं ये पी है और ये आप लोगों का क्यू एंगल के बेस पे है और ये आप लोगों का आर है, ये एंगल ये साइड आप लोगों का इक्वल है। क्लियर। तो ये साइड आप लोगों की इक्वल है, तो इस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और यहाँ से बी सी इक्वल टू हो जाएगा पी आर। ठीक है, इस तरीके से साइड के बेस में। तो यहाँ पर देखिए दो एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल साइड के बेस पे, कोण कोण भुजा के बेस पे। तो पहला पढ़ लिए साइड एस भुजा सर्वांग समता नियम, दूसरा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, तीसरा पढ़ लिए कोण कोण भुजा के बेस पे। अब इसमें हम लोग वर्ग और आयत में समरूपता किस तरीके से होती है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। दो त्रिभुज समरूप किस तरीके से होते हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, तो दो त्रिभुजों के बीच में समरूपता के लिए देखते हैं इस चीज़ को। तो समरूपता के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, देखिए समरूपता को हम लोग देखते हैं दो त्रिभुजों की। पहला है ए बी सी के बेस पे, देखिए मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और दूसरा हम लोग देखते हैं भाई यहाँ पर एक और है, इस तरीके से है, ये पी है, ये क्यों है, ये आर है। समरूप प्रमेय मतलब यहाँ पर देखिए जैसे कि सममिति किसी को बराबर भाग में, तो यहाँ पर समरूपता मतलब क्या होता है कि पहले त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के जैसे ही रहे, मतलब उसका मान, उसका आकृति, उसका वैल्यू जो है वो पहले त्रिभुज के बराबर रहे। मतलब जैसे कि यहाँ पर है कि ए बी बराबर, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे, और बी सी बराबर क्या लिखेंगे, क्यू आर लिखेंगे, और ए सी बराबर क्या लिखेंगे, पी आर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर इसको हम लोग इस समरूपता के रूप में हम लोग सर्वांग समता के लिए भी दर्शा सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के बेस पे, और जो सर्वांग सम रहता है उसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मीन्स ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू और सी इक्वल टू आर, ये आप लोगों का शीर्षक के बेस पे है। ये किसके बेस पे है भाई, शीर्षक के बेस पे है। और दूसरा हम लोग भुजा के बेस पे बताता हूँ मैं, यहाँ पर भुजा के बेस पे क्या हो जाएगा भाई, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू पी आर हो जाएगा। और एंगल की दृष्टि से देखते हैं भाई, कोण की दृष्टि से किस तरीके से आता है, तो इस चीज़ को देखते हैं कोण की दृष्टि से। कोण की दृष्टि से एंगल पी, एंगल ए, एंगल क्यू, एंगल बी, एंगल आर, एंगल सी, ये हो जाएगा समरूपता प्रमेय के अंतर्गत में। क्लियर। तो चलिए समरूपता के बेस से ये तो आप लोगों का आ गया। वर्ग की दृष्टि से होता है आप लोगों का, जैसे कि वर्ग की दृष्टि से इस तरीके से हम लोग लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पर भी आप लोगों को क्या होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है। यहाँ ए बी सी डी नेम डिनोट कर लिए। देखिए वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है भाई, 90 अंश की होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हो और सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, वर्ग कहलाता है। तो इसके अंतर्गत में हम लोग अगर इसका डिवाइड इस तरीके से करते हैं भाई, तो ये इस तरीके से इक्वल के बेस पे हो जाता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा चतुर्भुज, चौथा, और ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आप लोगों का आठवां, 8 त्रिभुज की जैसे ये बन गया। ठीक है। तो पहला एबीसी की दृष्टि से देख रहे हैं हम लोग इसको, या पी क्यू आर की दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पर या तो शीर्षक की दृष्टि से इक्वल है, या तो भुजा की दृष्टि से इक्वल है, या कोण की दृष्टि से इक्वल है। तो यहाँ पर या तो आप लोगों का जो सर्वांगता प्रमेय रहेगा वह साइड के बेस पे रहेगा, या साइड एंगल साइड के बेस पे रहेगा, या एंगल साइड के बेस पे रहेगा। तीनों को कैचअप करके रहेगा। यहाँ पर तीनों को आप लोगों को क्या रहेगा, तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे और तीनों मूवमेंट भी करेंगे। ठीक है। अटैचमेंट की दृष्टि से भी हो सकता है, या तो साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड, या साइड एंगल साइड, या साइड 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 हो जाएगा। तीनों को बेस पे रहेगा। आप लोग नाम के दृष्टि से भी इस चीज को आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं। क्लियर। बस आपको ये इसका जो थ्योरम है, इसका जो डेफिनेशन है आप लोगों को मालूम होनी चाहिए भाई, कि ये सर्वांग समता किस दृष्टि से होती है, वर्ग में समरूपता किस तरीके से होती है, आयतों में समरूपता किस तरीके से होती है। वर्ग और आयत में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं,
आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये दोनों के बीच में कॉमन चीज है भाई, दोनों में भाईचारा की भावना है, दोनों में मतलब दोनों इक्वल है भाई, कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये दोनों तो कॉमन चीज है, बट वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत में केवल आमने और सामने की भुजा बराबर। जैसे कि इस पैनल को आप लोग देख रहे हो, ये पैनल आप लोगों का रेक्टेंगल है, क्या है, आयत है, इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, लेकिन ये वर्ग नहीं है भाई। क्लियर। वर्ग में जो आपके घर में कभी कभार ये होता है कि कोई भी विंडोज वगैरह को बनाते हैं, उसको स्क्वायर कट पे बनाते हैं, मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। कई लोग का विंडोज क्या रहता है, रेक्टेंगल में रहता है। रेक्टेंगल मींस आयत के रूप में रहता है। आमने सामने की लंबाई क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। क्लियर। ठीक है, तो ये जैसे कि पैनल है, ये रूम है, रूम वगैरह आपका बनता है वो आप लोगों का रेक्टेंगल के बेस पे बनता है। क्लियर। तो चलिए, वर्ग और आयत में आप लोगों को किसी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसका डेफिनेशन जानते हो तो इसका समरूपता किस तरीके से होगा आप लोगों को बेसिकली आप लोगों को ये पता चल जाएगा भाई। तो सर्वांग समता प्रमेय के आधार पे हम लोग रेक्टेंगल के बेस पे देख लिए, वर्ग के बेस पे देख लिए, आयत के बेस पे देख लिए, समरूपता के बेस पे देख लिए, और त्रिभुज की दृष्टि से भी हम इस चीज को देख लिए हैं। त्रिभुज की दृष्टि से भी हम इस चीज को देख लिए कि त्रिभुज में सर्वांग समता किस तरीके से होती है, और त्रिभुज की सर्वांग समता के बेस पे हम इस चीज को भी देख लिए कि वर्गों में किस तरीके से होती है, आयतों में किस तरीके से होती है, और त्रिभुज के दृष्टि से भी किस तरीके से होती है। अब हम इसको थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग जो प्रमेय में जानेंगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार जानेंगे, समानुपातिक प्रमेय के अनुसार जानेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय। ये एग्जाम में आता है, 10th बोर्ड में आता है, मतलब आता है। प्रीवियस ईयर में भी पिछले 3-4 साल से यही क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, थेल्स प्रमेय से रिलेटेड और पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड। तो इससे पहले जो आप लोगों को चतुर्भुज से रिलेटेड है, जो चतुर्भुज क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, और क्या होता है आप लोगों का वर्ग आयत से रिलेटेड है, इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग थ्योरम की दृष्टि से पहुंचेंगे। फिर आप लोगों का जो थर्ड एक्सरसाइज है उस कंटेंट में हम लोग पहुंचेंगे स्केल गुणक के आधार पर, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने निम्न आकृतियों के बेस पे स्केल गुणक निकालना सीखा, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने वर्गों के रूप में सीखा, त्रिभुजों के रूप में सीखा, स्केल गुणक के रूप में कितना कितना स्केल गुणक मानते हैं उसको हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज सेकंड के बेस पे हम लोग उस चीज को देख सके थे। ठीक है, तो सेकंड की दृष्टि से, चतुर्भुज के दृष्टि से हम लोग अगर इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको चतुर्भुज की दृष्टि से हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। चलिए, तो चतुर्भुज की दृष्टि से अगर इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग चतुर्भुज के बेस पे, चतुर्भुज के दृष्टि से हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए, तो ये जो आपका वर्ग है, वर्ग भाई साहब है, आयत भाई साहब है, दोनों वर्ग ये भी चतुर्भुज के अंतर्गत में आते ही हैं। ठीक है, आपका समांतर चतुर्भुज तो आता ही है, समलंब चतुर्भुज भी आता है, सम चतुर्भुज भी आता है, बट वर्ग आयत भी इसी का पार्ट है भाई, इसी का भाई है, इसी का परिवार है भाई, कोई अलग नहीं है। क्लियर। तो चलिए इसी चीज को देखते हैं। तो वर्ग की दृष्टि से आपका फर्स्ट था, ये आप लोगों का वर्ग की दृष्टि से शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ये वर्ग की दृष्टि से, और दूसरा ये आप लोगों के आयत की दृष्टि से, आयत की दृष्टि से है, और तीसरा ये आप लोगों के समांतर चतुर्भुज की दृष्टि से है भाई, ये आप लोगों के समांतर चतुर्भुज की दृष्टि से है, समांतर चतुर्भुज की दृष्टि से इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। और ये है समलंब चतुर्भुज की दृष्टि से, इस चीज़ को देख लेते हैं भाई हम लोग, समलंब चतुर्भुज की दृष्टि से ये कितना है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है। और एक होता है भाई ये आप लोगों का सम चतुर्भुज के बेस पे आ जाएगा इस तरीके से, ये आप लोगों का सम चतुर्भुज के बेस पे आ जाएगा, सम चतुर्भुज के बेस पे आ जाएगा ये। क्लियर। तो यहाँ पर चतुर्भुज के दृष्टि से भी देख सकते हो, वर्ग के दृष्टि से भी देख सकते हो, आयत की दृष्टि से भी देख सकते हो। तो वर्ग के रूप में आप लोग यहाँ से देखना चाहोगे तो इस तरीके से भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वर्ग में आप लोगों के ये क्या होता है कि प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। वर्ग की प्रत्येक कोण, वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो वर्ग में सभी भुजाएं, वर्ग में सभी भुजाएं, सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। और प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है इस तरीके से, मतलब ए बी बराबर, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। और यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। तो चलिए, वर्ग में सभी भुजाएं आप लोगों के आपस में बराबर होती है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी के बेस पे। आयत, रेक्टेंगल, यहाँ से देखते हैं भाई, ये इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर कट। देखिए वो मैच में कल भारत मैच हार गया, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। क्लियर। तो चलिए दूसरा देखते हैं रेक्टेंगल के दृष्टि से।
रेक्टेंगल की दृष्टि से हम लोग देखते हैं आयत, ठीक है, रेक्टेंगल की दृष्टि से देखते हैं आयत। क्लियर? तो चलिए इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं इसकी आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। आमने सामने जिसकी आमने सामने की भुजा, जिसकी सामने हो गया और आमने कर लो भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, या तो आमने सामने बोलो या सामने आमने बोल दो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। देखिए ये आयत, जब भी आप चाय बनाते होंगे तो देखे ही होंगे कि आपका जो चूल्हा है, गैस का चूल्हा है, वो आयत जैसे रहता है। क्लियर? तो चलिए आमने सामने, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है वो आप लोगों को क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। और उसके कोने कोने में जो लगा रहता है वो 90 डिग्री के बेस पे रहता है, इस तरीके से, ठीक है भाई। तो वहाँ पर देखना आप लोग। क्लियर? तो यहाँ पर ये कोने कोने में इस तरीके से लगा रहता है भाई, ये 90 डिग्री का कमाल है भाई, ये भी 90 डिग्री का कमाल है। इस एक कोने से आप लोगों का जो गैस का चूल्हा है उसका जो पाइप रहता है वो 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर मूवमेंट करके आता है भाई, उसी से गैस जलता है भाई। यहाँ से ऑन करते हैं तो हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आयत के लिए हम लोग ले सकते हैं गैस चूल्हा का उदाहरण, जैसे कि आप लोग यहाँ पर पैनल को ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है उसको आयत बोलते हैं, और आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण भी 90 अंश का होता है, आयत का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का। दोनों में ये कॉमन चीज़ है भाई, ठीक है। दोनों में कई कॉमन चीज़ होता है, जैसे कि आपका फेवरेट है पनीर, मेरा भी फेवरेट है पनीर, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मैं चाय पीता हूँ तो आप चाय पिएगे, ठीक है। एक चीज़ कॉमन रहता है, सभी चीज़ कॉमन नहीं रहता है। अगला देखते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में भाई। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्मों का जोड़ा बराबर हो, दोनों युग्मों का जोड़ा बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर ये ए भाई साहब है, ये बी भाई साहब, ये सी, ये डी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। तो ए बी समांतर हो जाएगा भाई सी डी, और बी सी समांतर हो जाएगा ए डी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर समांतर एवं बराबर हो, परस्पर समांतर एवं क्या हो, बराबर हो। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं परस्पर, दोनों भुजाओं का युग्म परस्पर समांतर एवं बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है भाई। समलम चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके केवल एक भुजाओं का युग्मों का जोड़ा क्या हो, आपस में समांतर हो, चाहे वह क्या हो, ए बी समांतर सी डी हो, चाहे बी सी समांतर ए डी हो, दोनों में से एक भाई, दोनों नहीं, ठीक है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके केवल एक युग्मों का जोड़ा आपस में परस्पर समांतर एवं बराबर हो, समलम चतुर्भुज। लेकिन दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर बराबर हो और समांतर हो, समांतर चतुर्भुज। लेकिन जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, वो समांतर समचतुर्भुज कहलाती है। ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। क्लियर? तो ये आप लोगों का चतुर्भुज हो गया जो कि समरूपता से रिलेटेड था। क्लियर? तो इतने में आप लोगों को जो समरूपता से रिलेटेड था वो आपका बेसिक जो थ्योरम से रिलेटेड था, ये आप लोगों का फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।